प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसा, सह आचार्य इतिहास, एसआरपी गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इल्तुतमिश, जिसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और कुतुबी अमीर सरदारों के द्वारा जब उसे बदायूं से दिल्ली बुलाया गया और उसने आराम शाह को पराजित करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत का तख्त प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत के तख्त को प्राप्त करने के उपरांत जिन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों की चर्चा हमने कल की। आज मैं इसी कड़ी में इल्तुतमिश के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा कि इल्तुतमिश, जिसके बारे में कहा जाता है कि तबकाते नासिर का लेखक मिन्हाजुस्सिराज लिखता है कि इल्तुतमिश, जिसका संबंध इल्बारी तुर्क कबीले से था, उसके पिता इल्म खां, जो कि इल्बारी तुर्क कबीले के सरदार थे और मध्य एशिया के रहने वाले थे। कालांतर में वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में बस गए। कहते हैं कि इल्तुतमिश अपने अन्य भाइयों में सबसे योग्य, सबसे सुंदर और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। बचपन से ही उसके भाई उससे ईर्ष्या रखते थे और कुछ दिनों बाद में उन्होंने इल्तुतमिश को दास के रूप में बाजार में बेच दिया। बिकता बिकता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब उसे खरीदा और उसे एक सैनिक के रूप में जब भर्ती किया, तो उसकी सैन्य योग्यता से प्रभावित होकर के नहीं, उसने कई अभियानों में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिया और उसकी सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। कुछ दिनों तक वह कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख अंगरक्षक भी रहा। कहते हैं कि 1205 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब में जब खोखरों के द्वारा विद्रोह किया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं सुल्तान मोहम्मद गोरी को अपने प्रदेश से पंजाब आना पड़ा, इस अभियान के समय इल्तुतमिश भी उसके साथ था। और इल्तुतमिश ने जिस योग्यता से, जिस सैनिक प्रतिभा का यहां उसने के द्वारा परिचय दिया गया, मोहम्मद गोरी उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इस सैनिक के साथ तुम उचित व्यवहार करना। इसी का परिणाम था कि कुछ दिनों बाद इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दासत्व से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश अपने दासत्व से मुक्त हुआ और इसके बाद में हम देखते हैं जो घटनाक्रम बढ़ता है कि 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद में तुर्की अमीरों के समक्ष एक जो संकट उत्पन्न होता है कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को बचाना है, उन्होंने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलाया और यहां इल्तुतमिश का साथ इन लोगों के द्वारा दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ विरोधी खेमे के सरदार थे जो कि इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मान रहे थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने एक तरफ यहां जो हालात थे, अभी उसने दिल्ली सल्तनत की कमान अपने हाथों में ही ली थी कि दो ऐसे प्रबल सेनानायक जो कि मोहम्मद गोरी के थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनौती देने का कार्य किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, चाहे नासिरुद्दीन कुबाचा की बात करें जो कि उच्च और मुल्तान अर्थात सिंध का उस समय सूबेदार था, दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज जो कि इस समय गजनी प्रदेश का स्वामी था। कहते हैं कि
ये दोनों सेना नायकों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात चुनौती दी गई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सूझबूझ से इन दोनों से अपने राज्य को बचाने का कार्य किया। इल्तुतमिश के समक्ष भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी कि एक तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा तो दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज उसके सामने संकट उत्पन्न कर रहे थे, और यह उसके लिए खतरा था कि दिल्ली सल्तनत पर कभी भी इनके द्वारा आक्रमण किया जा सकता था। नासिरुद्दीन कुबाचा से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने समय का इंतजार किया। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताजुद्दीन यालदोज, जो कि गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गजनी प्रदेश का जो स्वामी बन गया, उसने कुछ छत्रसाल राजकीय चिन्ह इल्तुतमिश के पास में भेजे, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि इल्तुतमिश उसकी अधीनता को स्वीकार करे। अब इल्तुतमिश के समक्ष दो रास्ते थे। यदि वह उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता तो उसे ताजुद्दीन यालदोज के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो उसे उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश, जो कि इस बात से भली भांति परिचित था कि अभी दिल्ली सल्तनत किसी भी बाह्य खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, उसने ताजुद्दीन यालदोज के द्वारा जो छत्रसाल राजकीय चिन्ह भेंट जो भेजी गई थी उन्हें स्वीकार कर लिया। कहने का अभिप्राय कि यहां उसकी अधीनता को उसने इस समय स्वीकार कर लिया। तो दूसरी तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा, जो कि उसको एक तरीके से चुनौती दे रहा था, इसका उसने समय के ऊपर छोड़ा और थोड़ा धैर्य का से काम लिया। और यहां हम देखते हैं कि 1221 में एक समस्या और खड़ी हुई। देखिए, एक तरफ राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे। दरबार में इस समय कुछ ऐसे अमीर सरदार थे जो इल्तुतमिश को चुनौती दे रहे थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले चालीसा मंडल का जो गठन किया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते हैं, जिसकी हमने चर्चा कल की थी कि किस तरीके से उसने 40 गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने तुर्काने चहलगानी कहा है। और इन 40 गुलाम सरदारों ने प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की मदद की, और जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा उन्होंने उसके किसी भी आदेश को मानने से इनकार नहीं किया। अर्थात उसके इल्तुतमिश के द्वारा जो भी आदेश दिया गया, उस आदेश की इन लोगों के द्वारा पालना की गई। तो एक तरफ उसके समक्ष ये समस्या थी कि राज्य के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजपूताना के राज्य थे, या हम ये कहें कि उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, चाहे जालौर की बात करें, चाहे रणथंभौर की बात करें, जबकि पूर्व में यदि बात करें बंगाल, यहां का जो शासक अली मर्दान, जो कि अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका था, तो ये सारी की सारी समस्याएं इल्तुतमिश के समक्ष खड़ी हुई थी। इल्तुतमिश को यदि इन समस्याओं से निपटना था तो निश्चित रूप से उसे ऐसे योग्य सेना नायकों की या ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी। और इल्तुतमिश ने इन 40 गुलाम सरदारों की सहायता से इन सारी समस्याओं का निजात पाने का कार्य किया। कहते हैं कि 1221 में एक जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या उसके समक्ष खड़ी हुई, वो थी मंगोल समस्या। मंगोल समस्या, जिसके बारे में मैंने अपना जो एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर में विस्तार से बताया है, फिर भी मैं एक संक्षिप्त में बताऊंगा कि मंगोल मध्य एशिया के अंदर गोबी के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक असभ्य, बर्बर और जंगली जाति थी। कहते हैं कि इनका मुख्य पेशा जो था वो मध्य एशिया के व्यापारिक जो काफिले यहां से गुजरते थे, इनको लूटना था। पहली बार चंगेज खान नामक व्यक्ति, जिसे तिमुजिन भी कहा गया है, उसने इनको संगठित किया और उन्हें सैन्य रूप में तब्दील किया। अब इनका मुख्य पेशा केवल
लूटपाट करना ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना और इन राज्यों में अपनी शासन सत्ता स्थापित करना था। कहते हैं कि चंगेज खां के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मंगोलों के बारे में एक बात मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, जैसा कि एल श्रीवास्तव ने दिल्ली सल्तनत में स्पष्ट किया है कि मंगोल इतने बर्बर और इतने खूंखार थे कि एक मंगोल सैनिक अपने घोड़े पर 12 घंटे तक की यात्रा कर सकता था और यदि उसे प्यास लगती थी, यदि उसके पास पानी नहीं होता था, तो अपने घोड़े की गर्दन पर उनके पास में जो छुरा होता था उससे वार करके उससे रक्त से अपनी प्यास बुझा सकते। कहने का मतलब इतने खूंखार और असभ्य ये जाति थी। चंगेज खान ने जब इन्हें सैनिक रूप में परिवर्तित किया तो इनके आक्रमण की गूंज सोवियत रूस तक सुनाई देने लगी। कहते हैं कि इन्होंने ख्वारिज्म पर जब 1221 में आक्रमण किया, ख्वारिज्म जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य था, इस राज्य पर जब आक्रमण किया तो यहां का तत्कालीन शासक अलाउद्दीन मांगबरनी कुछ दिनों बाद मारा गया और जलालुद्दीन मांगबरनी युवराज अपनी जान बचा करके कैस्पियन सागर की ओर भागा। चंगेज खां की सेना लगातार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रही थी। जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु नदी के तट पर आदम का और यहां मुल्तान या ये कहें कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र जो कि नासिरुद्दीन कुबाचा के अधीन थे, इन क्षेत्रों पर उसने जिस तरीके से लूटपाट की, कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसने नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति को छीन कर दिया। ये वो परिस्थिति थी जो कि इल्तुतमिश के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। कहने का मतलब कि इल्तुतमिश का जो एक प्रबल प्रतिद्वंदी था, उस प्रबल प्रतिद्वंदी को जलालुद्दीन मांगबरनी के द्वारा जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई, कुछ ही दिनों बाद में नासिरुद्दीन कुबाचा की भी नदी पार करते समय डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई। इस तरीके से इल्तुतमिश के समक्ष एक समस्या जो थी, उस समस्या से उसे छुटकारा मिला। जलालुद्दीन मांगबरनी या सिंधु नदी के तट पर रुका और वो इस बात को जानता था कि शीघ्र ही मंगोल सेना यहां आ दमकेगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश के पास में अपना एक दूत भेजा और इल्तुतमिश से सैन्य सहायता की याचना की। कहते हैं कि इल्तुतमिश को जब पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वो इस बात को भली भांति जानता था, क्योंकि वो एक योग्य शासक था, वो एक दूरदर्शी शासक था। वो इस तथ्य से भली भांति परिचित था, यदि मंगोलों के विरुद्ध जलालुद्दीन मांगबरनी को सैन्य सहायता प्रदान की गई तो इसका अंजाम दिल्ली सल्तनत को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत जो कि अभी एक तरीके से हम कहें तो इस हालात में या इस समय उसके पास में इतनी विशाल सेना नहीं थी कि वो मंगोल सेना का या चंगेज खां का सामना कर सके। इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो जलालुद्दीन मांगबरनी के द्वारा जो दूत भेजा गया, उस दूत की हत्या करवा दी और अपना एक दूत जलालुद्दीन मांगबरनी के पास में भेजा और इस दूत के माध्यम से उसने कहलवाया कि सुल्तान के लिए अभी हिंदुस्तान की जलवायु उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब कि यहां उसके द्वारा एक तटस्थता की नीति अपनाई गई। उसने एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मांगबरनी को उसने कहा कि हिंदुस्तान की जलवायु सुल्तान के लिए प्रयुक्त नहीं है। कहने का अभिप्राय कि इससे सीधा सीधा स्पष्ट जलालुद्दीन मांगबरनी को हो गया कि इल्तुतमिश उसकी सैन्य सहायता नहीं करेगा। और कुछ ही दिनों बाद में चंगेज खां की सेना सिंधु नदी के पास आदम की। जलालुद्दीन मांगबरनी अपनी जान बचा करके सिंधु नदी जब पार कर रहा था तो उसकी भी मृत्यु हो गई, जिस प्रकार से नासिरुद्दीन कुबाचा की। और चंगेज खां जो कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में उसने जिस तरीके से लूटपाट की,
कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो भीषण गर्मी थी उसे मंगोल सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना मन वापस अपने प्रदेश लौट जाने का बना लिया। और इस तरीके से चंगेज खां के आक्रमण का जो खतरा था दिल्ली सल्तनत के लिए, इल्तुतमिश के राज्य के लिए, उससे इल्तुतमिश बच गया। यदि उस समय चंगेज खां के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया होता तो शायद भारतीय इतिहास कुछ और होता। इस तरीके से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को चंगेज खां के विरुद्ध कोई सैन्य सहायता न देकर के नहीं, एक दूरदर्शिता की नीति उसने अपनाई और इस तरीके से अपने राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1211 से लेकर 1236 तक उसने जो राज्य किया, इस राज्य के दौरान, या ये कहें कि इस शासनकाल के दौरान, उसने उन खोए हुए प्रदेश जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे उन्हें वापस दिल्ली सल्तनत के अधीनता में लाने का उसके द्वारा कार्य किया गया। चाहे हम ग्वालियर की बात करें, रणथंभौर की बात करें, बंगाल की बात करें, इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया गया और इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को न केवल बाह्य आक्रमण से बचाया बल्कि उसने अपने राज्य के अंदर आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के शासनकाल की कुछ उपलब्धियां और हैं जिनके बारे में हम यह चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के छोड़े गए अधूरे कार्यों को भी उसके द्वारा पूरा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियारुद्दीन काकी की स्मृति में शुरू किया था और इसे पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसी प्रकार से हम देखें कि इल्तुतमिश का जो ज्येष्ठ पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसने उसकी स्मृति में एक मकबरे का निर्माण सुल्तानगढ़ी के अंदर करवाया। ये उस समय का श्रेष्ठ मकबरा, या कहें कि सल्तनत काल की मकबरा के मामले में, या ये कहें कि मकबरे निर्माण शैली का ये एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। इस तरीके से 1236 में जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद में एक बार फिर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और इस राजनीतिक संकट की हम चर्चा कल करेंगे। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसा, सह आचार्य इतिहास, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इल्तुतमिश, जिसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ और कुतुबी अमीर सरदारों के द्वारा जब उसे बदायूं से दिल्ली बुलाया गया और उसने आराम शाह को पराजित करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत का तख्त प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत के तख्त को प्राप्त करने के उपरांत जिन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों की चर्चा हमने कल की। आज मैं इसी कड़ी में इल्तुतमिश के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा कि इल्तुतमिश, जिसके बारे में कहा जाता है कि तबकाते नासिर का लेखक मिन्हाजुस सिराज लिखता है कि इल्तुतमिश, जिसका संबंध इल्बारी तुर्क कबीले से था, उसके पिता इल्म खां, जो कि इल्बारी तुर्क कबीले के सरदार थे और मध्य एशिया के रहने वाले थे। कालांतर में वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में बस गए। कहते हैं कि इल्तुतमिश अपने अन्य भाइयों में सबसे योग्य, सबसे सुंदर और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। बचपन से ही उसके भाई उससे ईर्ष्या रखते थे और कुछ दिनों बाद में उन्होंने इल्तुतमिश को दास के रूप में बाजार में बेच दिया। बिकता बिकता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा। कुतुबुद्दीन ऐबक
ने जब उसे खरीदा और उसे एक सैनिक के रूप में जब भर्ती किया, तो उसकी सैन्य योग्यता से प्रभावित होकर के नहीं, उसने कई अभियानों में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिया और उसकी सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। कुछ दिनों तक वह कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख अंगरक्षक भी रहा। कहते हैं कि 1205 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब में जब खोखरों के द्वारा विद्रोह किया गया और इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं सुल्तान मोहम्मद गोरी को अपने प्रदेश से पंजाब आना पड़ा, इस अभियान के समय इल्तुतमिश भी उसके साथ था। और इल्तुतमिश ने जिस योग्यता से, जिस सैनिक प्रतिभा का यहां उसने के द्वारा परिचय दिया गया, मोहम्मद गोरी उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इस सैनिक के साथ तुम उचित व्यवहार करना। इसी का परिणाम था कि कुछ दिनों बाद इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दासत्व से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश अपने दासत्व से मुक्त हुआ और इसके बाद में हम देखते हैं जो घटनाक्रम बढ़ता है कि 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद में तुर्की अमीरों के समक्ष एक जो संकट उत्पन्न होता है कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को बचाना है, उन्होंने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलाया और यहां इल्तुतमिश का साथ इन लोगों के द्वारा दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ विरोधी खेमे के सरदार थे जो कि इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मान रहे थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने एक तरफ यहां जो हालात थे, अभी उसने दिल्ली सल्तनत की कमान अपने हाथों में ही ली थी कि दो ऐसे प्रबल सेनानायक जो कि मोहम्मद गोरी के थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनौती देने का कार्य किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, चाहे नासिरुद्दीन कुबाचा की बात करें जो कि उच्च और मुल्तान अर्थात सिंध का उस समय सूबेदार था, दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज जो कि इस समय गजनी प्रदेश का स्वामी था। कहते हैं कि ये दोनों सेनानायकों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात चुनौती दी गई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सूझबूझ से इन दोनों से अपने राज्य को बचाने का कार्य किया। इल्तुतमिश के समक्ष भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी कि एक तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा तो दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज उसके सामने संकट उत्पन्न कर रहे थे और ये उसके लिए खतरा था कि दिल्ली सल्तनत पर कभी भी इनके द्वारा आक्रमण किया जा सकता था। नासिरुद्दीन कुबाचा से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने समय का इंतजार किया। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताजुद्दीन यालदोज जो कि गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गजनी प्रदेश का जो स्वामी बन गया, उसने कुछ छत्रसाल राजकीय चिन्ह इल्तुतमिश के पास में भेजे, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि इल्तुतमिश उसकी अधीनता को स्वीकार करे। अब इल्तुतमिश के समक्ष दो रास्ते थे। यदि वह उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता तो उसे ताजुद्दीन यालदोज के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो उसे उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश जो कि इस बात से भली भांति परिचित था कि अभी दिल्ली सल्तनत किसी भी बाह्य खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, उसने ताजुद्दीन यालदोज के द्वारा जो छत्रसाल राजकीय चिन्ह भेंट जो भेजी गई थी उन्हें स्वीकार कर लिया। कहने का अभिप्राय कि यहां उसकी अधीनता को उसने इस समय स्वीकार कर लिया। तो दूसरी तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि उसको एक तरीके से चुनौती दे रहा था, इसका उसने समय के ऊपर छोड़ा और थोड़ा धैर्य का से काम लिया। और यह हम देखते हैं कि 1221 में एक समस्या और खड़ी हुई। देखिए, एक तरफ
राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे। दरबार में इस समय कुछ ऐसे अमीर सरदार थे जो इल्तुतमिश को चुनौती दे रहे थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले चालीसा मंडल का जो गठन किया, जिसे तुर्कान चहलगानी कहते हैं, जिसकी हमने चर्चा कल की थी कि किस तरीके से उसने 40 गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने तुर्कान चहलगानी कहा है। और इन 40 गुलाम सरदारों ने प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की मदद की, और जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा उन्होंने उसके किसी भी आदेश को मानने से इनकार नहीं किया। अर्थात उसके इल्तुतमिश के द्वारा जो भी आदेश दिया गया, उस आदेश की इन लोगों के द्वारा पालना की गई। तो एक तरफ उसके समक्ष ये समस्या थी कि राज्य के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजपूताना के राज्य थे, या हम ये कहें कि उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, चाहे जालोर की बात करें, चाहे रणथंबोर की बात करें, जबकि पूर्व में यदि बात करें बंगाल, यहां का जो शासक अली मर्दान जो कि अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका था, तो ये सारी की सारी समस्याएं इल्तुतमिश के समक्ष खड़ी हुई थी। इल्तुतमिश को यदि इन समस्याओं से निपटना था तो निश्चित रूप से उसे ऐसे योग्य सेना नायकों की या ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी। और इल्तुतमिश ने इन 40 गुलाम सरदारों की सहायता से इन सारी समस्याओं का निजात पाने का कार्य किया। कहते हैं कि 1221 में एक जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या उसके समक्ष खड़ी हुई, वो थी मंगोल समस्या। मंगोल समस्या, जिसके बारे में मैंने अपना जो एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर में विस्तार से बताया है, फिर भी मैं एक संक्षिप्त में बताऊंगा कि मंगोल मध्य एशिया के अंदर गोबी के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक असभ्य, बर्बर और जंगली जाति थी। कहते हैं कि इनका मुख्य पेशा जो था वो मध्य एशिया के व्यापारिक जो काफिले यहां से गुजरते थे, इनको लूटना था। पहली बार चंगेज खान नामक व्यक्ति, जिसे तिमुजिन भी कहा गया है, उसने इनको संगठित किया और उन्हें सैन्य रूप में तब्दील किया। अब इनका मुख्य पेशा केवल लूटपाट करना ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना और इन राज्यों में अपनी शासन सत्ता स्थापित करना था। कहते हैं कि चंगेज खान के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मंगोलों के बारे में एक बात मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, जैसा कि एल श्रीवास्तव ने दिल्ली सल्तनत में स्पष्ट किया है कि मंगोल इतने बर्बर और इतने खूंखार थे कि एक मंगोल सैनिक अपने घोड़े पर 12 घंटे तक की यात्रा कर सकता था, और यदि उसे प्यास लगती थी, यदि उसके पास पानी नहीं होता था, तो अपने घोड़े की गर्दन पर उनके पास में जो छुरा होता था उससे वार करके उससे रक्त से अपनी प्यास बुझा सकते। कहने का मतलब इतने खूंखार और असभ्य ये जाति थी। चंगेज खान ने जब इन्हें सैनिक रूप में परिवर्तित किया तो इनके आक्रमण की गूंज सोवियत रूस तक सुनाई देने लगी। कहते हैं कि इन्होंने ख्वारिज्म पर जब 1221 में आक्रमण किया, ख्वारिज्म जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य था, इस राज्य पर जब आक्रमण किया तो यहां का तत्कालीन शासक अलाउद्दीन मांगबरनी कुछ दिनों बाद मारा गया और जलालुद्दीन मांगबरनी युवराज अपनी जान बचा करके कैस्पियन सागर की ओर भागा। चंगेज खां की सेना लगातार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रही थी। जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु नदी के तट पर आदम का और यहां मुल्तान या ये कहें कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र जो कि नासिरुद्दीन कुबाचा के अधीन थे, इन क्षेत्रों पर उसने जिस तरीके से लूटपाट की, कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसने नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति को छीन कर दिया। ये वो परिस्थिति थी जो कि इल्तुतमिश के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। कहने का मतलब कि इल्तुतमिश का जो एक प्रबल प्रतिद्वंदी था
उस प्रबल प्रतिद्वंदी को जलालुद्दीन मांगबरनी के द्वारा जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई, कुछ ही दिनों बाद में नासिरुद्दीन कुबाचा की भी नदी पार करते समय डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई। इस तरीके से इल्तुतमिश के समक्ष एक समस्या जो थी, उस समस्या से उसे छुटकारा मिला। जलालुद्दीन मांगबरनी या सिंधु नदी के तट पर रुका और वो इस बात को जानता था कि शीघ्र ही मंगोल सेना यहां आ धमकेगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश के पास में अपना एक दूत भेजा और इल्तुतमिश से सैन्य सहायता की याचना की। कहते हैं कि इल्तुतमिश को जब पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वो इस बात को भली भांति जानता था, क्योंकि वो एक योग्य शासक था, वो एक दूरदर्शी शासक था। वो इस तथ्य से भली भांति परिचित था, यदि मंगोलों के विरुद्ध जलालुद्दीन मांगबरनी को सैन्य सहायता प्रदान की गई तो इसका अंजाम दिल्ली सल्तनत को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत जो कि अभी एक तरीके से हम कहें तो इस हालात में या इस समय उसके पास में इतनी विशाल सेना नहीं थी कि वो मंगोल सेना का या चंगेज खां का सामना कर सके। इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो जलालुद्दीन मांगबरनी के द्वारा जो दूत भेजा गया, उस दूत की हत्या करवा दी और अपना एक दूत जलालुद्दीन मांगबरनी के पास में भेजा और इस दूत के माध्यम से उसने कहलवाया कि सुल्तान के लिए अभी हिंदुस्तान की जलवायु उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब कि यहां उसके द्वारा एक तटस्थता की नीति अपनाई गई। उसने एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए जलालुद्दीन मांगबरनी को उसने कहा कि हिंदुस्तान की जलवायु सुल्तान के लिए प्रयुक्त नहीं है। कहने का अभिप्राय कि इससे सीधा सीधा स्पष्ट जलालुद्दीन मांगबरनी को हो गया कि इल्तुतमिश उसकी सैन्य सहायता नहीं करेगा। और कुछ ही दिनों बाद में चंगेज खां की सेना सिंधु नदी के पास आदम की। जलालुद्दीन मांगबरनी अपनी जान बचा करके सिंधु नदी जब पार कर रहा था तो उसकी भी मृत्यु हो गई, जिस प्रकार से नासिरुद्दीन कुबाचा की। और चंगेज खां जो कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में उसने जिस तरीके से लूटपाट की, कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो भीषण गर्मी थी उसे मंगोल सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना मन वापस अपने प्रदेश लौट जाने का बना लिया। और इस तरीके से चंगेज खां के आक्रमण का जो खतरा था दिल्ली सल्तनत के लिए, इल्तुतमिश के राज्य के लिए, उससे इल्तुतमिश बच गया। यदि उस समय चंगेज खां के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया होता तो शायद भारतीय इतिहास कुछ और होता। इस तरीके से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को चंगेज खां के विरुद्ध कोई सैन्य सहायता न देकर के नहीं, एक दूरदर्शिता की नीति उसने अपनाई और इस तरीके से अपने राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1211 से लेकर 1236 तक उसने जो राज्य किया, इस राज्य के दौरान या ये कहें कि इस शासनकाल के दौरान उसने उन खोए हुए प्रदेश जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उन्हें वापस दिल्ली सल्तनत के अधीनता में लाने का उसके द्वारा कार्य किया गया। चाहे हम ग्वालियर की बात करें, रणथंभौर की बात करें, बंगाल की बात करें, इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया गया। और इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को न केवल बाह्य आक्रमण से बचाया, बल्कि उसने अपने राज्य के अंदर आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के शासनकाल की कुछ उपलब्धियां और हैं जिनके बारे में हम यह चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के छोड़े गए अधूरे कार्यों को भी उसके द्वारा पूरा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियारुद्दीन काकी की स्मृति में शुरू किया था और इसे पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसी प्रकार से हम देखें कि इल्तुतमिश का जो ज्येष्ठ पुत्र था
नासरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात उसने उसकी स्मृति में एक मकबरे का निर्माण सुल्तानगढ़ी के अंदर करवाया। ये उस समय का श्रेष्ठ मकबरा, या कहें कि सल्तनत काल की मकबरा के मामले में, या ये कहें कि मकबरे निर्माण शैली का ये एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। इस तरीके से 1236 में जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद में एक बार फिर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, और इस राजनीतिक संकट की हम चर्चा कल करेंगे। थैंक यू। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसा, सह आचार्य इतिहास, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, इल्तुतमिश, जिसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी कि किस तरीके से इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंदर जो एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ, और कुतुबी अमीर सरदारों के द्वारा जब उसे बदायूं से दिल्ली बुलाया गया और उसने आराम शाह को पराजित करने के पश्चात दिल्ली सल्तनत का तख्त प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत के तख्त को प्राप्त करने के उपरांत जिन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों की चर्चा हमने कल की। आज मैं इसी कड़ी में इल्तुतमिश के जीवन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा कि इल्तुतमिश, जिसके बारे में कहा जाता है कि तबकाते नासिर का लेखक मिन्हाजुस सिराज लिखता है कि इल्तुतमिश, जिसका संबंध इल्बारी तुर्क कबीले से था, उसके पिता इल्म खां, जो कि इल्बारी तुर्क कबीले के सरदार थे और मध्य एशिया के रहने वाले थे। कालांतर में वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में बस गए। कहते हैं कि इल्तुतमिश अपने अन्य भाइयों में सबसे योग्य, सबसे सुंदर और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। बचपन से ही उसके भाई उससे ईर्ष्या रखते थे, और कुछ दिनों बाद में उन्होंने इल्तुतमिश को दास के रूप में बाजार में बेच दिया। बिकता बिकता इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब उसे खरीदा और उसे एक सैनिक के रूप में जब भर्ती किया, तो उसकी सैन्य योग्यता से प्रभावित होकर के नहीं, उसने कई अभियानों में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिया, और उसकी सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। कुछ दिनों तक वह कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रमुख अंगरक्षक भी रहा। कहते हैं कि 1205 में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब में जब खोखरों के द्वारा विद्रोह किया गया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं सुल्तान मोहम्मद गोरी को अपने प्रदेश से पंजाब आना पड़ा। इस अभियान के समय इल्तुतमिश भी उसके साथ था, और इल्तुतमिश ने जिस योग्यता से, जिस सैनिक प्रतिभा का यहां उसने के द्वारा परिचय दिया गया, मोहम्मद गोरी उसकी प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इस सैनिक के साथ तुम उचित व्यवहार करना। इसी का परिणाम था कि कुछ दिनों बाद इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दासत्व से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश अपने दासत्व से मुक्त हुआ, और इसके बाद में हम देखते हैं जो घटनाक्रम बढ़ता है कि 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद में तुर्की अमीरों के समक्ष एक जो संकट उत्पन्न होता है कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को बचाना है, उन्होंने इल्तुतमिश को बदायूं से दिल्ली बुलाया, और यहां इल्तुतमिश का साथ इन लोगों के द्वारा दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ विरोधी खेमे के सरदार थे जो कि इल्तुतमिश को सुल्तान नहीं मान रहे थे। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने एक तरफ यहां
जो हालात थे, अभी उसने दिल्ली सल्तनत की कमान अपने हाथों में ही ली थी कि दो ऐसे प्रबल सेनानायक जो कि मोहम्मद गोरी के थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी कुतुबुद्दीन ऐबक को चुनौती देने का कार्य किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सूझबूझ के साथ में, चाहे नासिरुद्दीन कुबाचा की बात करें जो कि उच्च और मुल्तान अर्थात सिंध का उस समय सूबेदार था, दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज जो कि इस समय गजनी प्रदेश का स्वामी था। कहते हैं कि ये दोनों सेना नायकों के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात चुनौती दी गई थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी सूझबूझ से इन दोनों से अपने राज्य को बचाने का कार्य किया। इल्तुतमिश के समक्ष भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी कि एक तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा तो दूसरी तरफ ताजुद्दीन यालदोज उसके सामने संकट उत्पन्न कर रहे थे, और यह उसके लिए खतरा था कि दिल्ली सल्तनत पर कभी भी इनके द्वारा आक्रमण किया जा सकता था। नासिरुद्दीन कुबाचा से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने समय का इंतजार किया। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताजुद्दीन यालदोज जो कि गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गजनी प्रदेश का जो स्वामी बन गया, उसने कुछ छत्रसाल राजकीय चिन्ह इल्तुतमिश के पास में भेजे, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि इल्तुतमिश उसकी अधीनता को स्वीकार करे। अब इल्तुतमिश के समक्ष दो रास्ते थे, यदि वह उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता तो उसे ताजुद्दीन यालदोज के साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो उसे उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश जो कि इस बात से भली भांति परिचित था कि अभी दिल्ली सल्तनत किसी भी बाह्य खतरे का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी, उसने ताजुद्दीन यालदोज के द्वारा जो छत्रसाल राजकीय चिन्ह भेंट जो भेजी गई थी उन्हें स्वीकार कर लिया। कहने का अभिप्राय कि यहां उसकी अधीनता को उसने इस समय स्वीकार कर लिया। तो दूसरी तरफ नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि उसको एक तरीके से चुनौती दे रहा था, इसका उसने समय के ऊपर छोड़ा और थोड़ा धैर्य का से काम लिया। और यहां हम देखते हैं कि 1221 में एक समस्या और खड़ी हुई। देखिए, एक तरफ राज्य के अंदर आंतरिक विद्रोह लगातार बढ़ रहे थे। दरबार में इस समय कुछ ऐसे अमीर सरदार थे जो इल्तुतमिश को चुनौती दे रहे थे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले चालीसा मंडल का जो गठन किया, जिसे तुर्काने चहलगानी कहते हैं, जिसकी हमने चर्चा कल की थी कि किस तरीके से उसने 40 गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने तुर्काने चहलगानी कहा है। और इन 40 गुलाम सरदारों ने प्रशासनिक कार्यों में इल्तुतमिश की मदद की, और जब तक इल्तुतमिश जीवित रहा उन्होंने उसके किसी भी आदेश को मानने से इनकार नहीं किया। अर्थात उसके इल्तुतमिश के द्वारा जो भी आदेश दिया गया उस आदेश की इन लोगों के द्वारा पालना की गई। तो एक तरफ उसके समक्ष ये समस्या थी कि राज्य के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजपूताना के राज्य थे, या हम ये कहें कि उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, चाहे जालोर की बात करें, चाहे रणथंबोर की बात करें, जबकि पूर्व में यदि बात करें बंगाल, यहां का जो शासक अली मर्दान जो कि अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर चुका था। तो ये सारी की सारी समस्याएं इल्तुतमिश के समक्ष खड़ी हुई थी। इल्तुतमिश को यदि इन समस्याओं से निपटना था तो निश्चित रूप से उसे ऐसे योग्य सेना नायकों की या ऐसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी, और इल्तुतमिश ने इन 40 गुलाम सरदारों की सहायता से इन सारी समस्याओं का निजात पाने का कार्य किया। कहते हैं कि 1221 में एक जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या उसके समक्ष खड़ी हुई वो थी मंगोल समस्या। मंगोल समस्या जिसके बारे में मैंने अपना जो एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर में विस्तार से बताया है।
फिर भी मैं एक संक्षिप्त में बताऊंगा कि मंगोल मध्य एशिया के अंदर गोबी के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक असभ्य, बर्बर और जंगली जाति थी। कहते हैं कि इनका मुख्य पेशा जो था वो मध्य एशिया के व्यापारिक जो काफिले यहां से गुजरते थे, इनको लूटना था। पहली बार चंगेज खां नामक व्यक्ति, जिसे तिमुजिन भी कहा गया है, उसने इनको संगठित किया और उन्हें सैन्य रूप में तब्दील किया। अब इनका मुख्य पेशा केवल लूटपाट करना ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों पर आक्रमण करना और इन राज्यों में अपनी शासन सत्ता स्थापित करना था। कहते हैं कि चंगेज खां के द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मंगोलों के बारे में एक बात मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, जैसा कि एल श्रीवास्तव ने दिल्ली सल्तनत में स्पष्ट किया है कि मंगोल इतने बर्बर और इतने खूंखार थे कि एक मंगोल सैनिक अपने घोड़े पर 12 घंटे तक की यात्रा कर सकता था, और यदि उसे प्यास लगती थी, यदि उसके पास पानी नहीं होता था, तो अपने घोड़े की गर्दन पर उनके पास में जो छुरा होता था उससे वार करके उससे रक्त से अपनी प्यास बुझा सकते। कहने का मतलब इतने खूंखार और असभ्य ये जाति थी। चंगेज खान ने जब इन्हें सैनिक रूप में परिवर्तित किया तो इनके आक्रमण की गूंज सोवियत रूस तक सुनाई देने लगी। कहते हैं कि इन्होंने ख्वारिज्म पर जब 1221 में आक्रमण किया, ख्वारिज्म जो कि एक बहुत विशाल साम्राज्य था, इस राज्य पर जब आक्रमण किया तो यहां का तत्कालीन शासक अलाउद्दीन मांगबरनी कुछ दिनों बाद मारा गया और जलालुद्दीन मांगबरनी युवराज अपनी जान बचा करके कैस्पियन सागर की ओर भागा। चंगेज खां की सेना लगातार जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रही थी। जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु नदी के तट पर आदम का और यहां मुल्तान, या ये कहें कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र जो कि नासिरुद्दीन कुबाचा के अधीन थे, इन क्षेत्रों पर उसने जिस तरीके से लूटपाट की, कहते हैं कि कुछ ही दिनों में उसने नासिरुद्दीन कुबाचा की शक्ति को छीन कर दिया। ये वो परिस्थिति थी जो कि इल्तुतमिश के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। कहने का मतलब कि इल्तुतमिश का जो एक प्रबल प्रतिद्वंदी था, उस प्रबल प्रतिद्वंदी को जलालुद्दीन मांगबरनी के द्वारा जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई, कुछ ही दिनों बाद में नासिरुद्दीन कुबाचा की भी नदी पार करते समय डूब जाने के कारण मृत्यु हो गई। इस तरीके से इल्तुतमिश के समक्ष एक समस्या जो थी, उस समस्या से उसे छुटकारा मिला। जलालुद्दीन मांगबरनी या सिंधु नदी के तट पर रुका और वो इस बात को जानता था कि शीघ्र ही मंगोल सेना यहां आ दमकेगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए इल्तुतमिश के पास में अपना एक दूत भेजा और इल्तुतमिश से सैन्य सहायता की याचना की। कहते हैं कि इल्तुतमिश को जब पूरे घटनाक्रम का पता चला तो वो इस बात को भली भांति जानता था, क्योंकि वो एक योग्य शासक था, वो एक दूरदर्शी शासक था। वो इस तथ्य से भली भांति परिचित था, यदि मंगोलों के विरुद्ध जलालुद्दीन मांगबरनी को सैन्य सहायता प्रदान की गई तो इसका अंजाम दिल्ली सल्तनत को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत जो कि अभी एक तरीके से हम कहें तो इस हालात में या इस समय उसके पास में इतनी विशाल सेना नहीं थी कि वो मंगोल सेना का या चंगेज खां का सामना कर सके। इल्तुतमिश ने सबसे पहले जो जलालुद्दीन मांगबरनी के द्वारा जो दूत भेजा गया, उस दूत की हत्या करवा दी और अपना एक दूत जलालुद्दीन मांगबरनी के पास में भेजा और इस दूत के माध्यम से उसने कहलवाया कि सुल्तान के लिए अभी हिंदुस्तान की जलवायु उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब कि यहां उसके द्वारा एक तटस्थता की नीति अपनाई गई। उसने एक राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए
जलालुद्दीन मांगबरनी को उसने कहा कि हिंदुस्तान की जलवायु सुल्तान के लिए प्रयुक्त नहीं है। कहने का अभिप्राय कि इससे सीधा सीधा स्पष्ट जलालुद्दीन मांगबरनी को हो गया कि इल्तुतमिश उसकी सैन्य सहायता नहीं करेगा। और कुछ ही दिनों बाद में चंगेज खां की सेना सिंधु नदी के पास आदम की। जलालुद्दीन मांगबरनी अपनी जान बचा करके सिंधु नदी जब पार कर रहा था तो उसकी भी मृत्यु हो गई, जिस प्रकार से नासिरुद्दीन को बचा किया। और चंगेज खां जो कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में उसने जिस तरीके से लूटपाट की, कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो भीषण गर्मी थी उसे मंगोल सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपना मन वापस अपने प्रदेश लौट जाने का बना लिया। और इस तरीके से चंगेज खां के आक्रमण का जो खतरा था दिल्ली सल्तनत के लिए, इल्तुतमिश के राज्य के लिए, उससे इल्तुतमिश बच गया। यदि उस समय चंगेज खां के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया होता तो शायद भारतीय इतिहास कुछ और होता। इस तरीके से इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मांगबरनी को चंगेज खां के विरुद्ध कोई सैन्य सहायता न देकर के नहीं, एक दूरदर्शिता की नीति उसने अपनाई और इस तरीके से अपने राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1211 से लेकर 1236 तक उसने जो राज्य किया, इस राज्य के दौरान, या ये कहें कि इस शासनकाल के दौरान, उसने उन खोए हुए प्रदेश जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन थे उन्हें वापस दिल्ली सल्तनत के अधीनता में लाने का उसके द्वारा कार्य किया गया। चाहे हम ग्वालियर की बात करें, रणथंभौर की बात करें, बंगाल की बात करें, इन राज्यों को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया गया। और इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को न केवल बाह्य आक्रमण से बचाया बल्कि उसने अपने राज्य के अंदर आंतरिक सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश के शासनकाल की कुछ उपलब्धियां और हैं जिनके बारे में हम यह चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के छोड़े गए अधूरे कार्यों को भी उसके द्वारा पूरा किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियारुद्दीन काकी की स्मृति में शुरू किया था और इसे पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसी प्रकार से हम देखें